अब हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की एपिडेमियोलॉजी। देखो, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है उनका नेचुरल रिजर्वायर कौन है? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप ए प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ह्यूमंस के अंदर क्या गैस प्रेजेंट होती है, एंड गैस तो सभी एज ग्रुप में मिलती है। सो इट मीन्स ये ऑल एज ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। नियोनेट्स के अंदर ये थोड़ा अनकॉमन होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? प्रोटेक्टिव मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। सेकंड देखो कि जो फेरेंजाइटिस है वो मोर कॉमन किस में होता है? 3 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के अंदर होता है। इसे कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ी वियर्ड ट्रिक है, पर देखो कि 3 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा चिल्लाते हैं, ज़्यादा रोते हैं, तो इसलिए उनका लैरिंक्स का ज़्यादा वर्क करता है। तो लैरिंक्स का कॉमन ब्रदर फेरिंक्स, तो वो क्या होता है? ज़्यादा अफेक्ट होएगा, तो फेरेंजाइटिस की कंडीशन उनमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी हमारी कवर अप होगी। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? लैब डायग्नोसिस को स्टार्ट करते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्पेसिमेन कलेक्शन। तो हम क्या करेंगे? स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, एंड द मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होता है? साइट ऑफ द लीजन। तो पल्स स्वैब ले सकते हैं, एक्सुडेट ले सकते हैं, या फिर ब्लड ले सकते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकल TSS होता है उनमें जो ब्लड कल्चर्स की रिपोर्ट्स आती है वो यूजुअली कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है, याद रख लेना। एंड इन केस ऑफ फेरेंजाइटिस हम क्या लेते हैं? थ्रोट स्वैब जो होता है वो, मतलब फेरेंजाइटिस है तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो थ्रोट स्वैब होगा वही क्या लिया जाएगा? एज स्पेसिमेन लिया जाएगा। स्पेसिमेन हो गया। अब सबसे पहले उसे डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोप पे रखते हैं। तो यानी डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी करेंगे तो क्या दिखेगा? ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, एंड स्ट्रिप्स में तो क्या दिखेगा? चेन्स के अंदर इनकी स्ट्रक्चर दिखेगी। बट डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी एज इन स्टेफाइलो जो हमने देखा था कि ज़्यादा यूजफुल नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं? नॉर्मल फ्लोरा का भी पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसे कल्चर करेंगे। कल्चर में क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्पेसिमेन को इनोक्यूलेट करते हैं अलग अलग मीडिया के अंदर, एंड देन उसे इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट एट 37 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ 5 to 10% ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो स्टेफाइल तो क्या थे? मैकोंकी के अंदर भी ग्रो कर जाते थे। याद आ रहा है कि वो पिंक कलर की कॉलोनीज देते थे। एंड न्यूट्रिएंट अगार पे स्टेफाइल ओरियस का हमने याद किया था कि यू से गोल्डन येलो पिगमेंट आता था, जो कैसा होता था? नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट होता था। एंड नॉन से उसमें क्या क्या था? नॉन मोटाइल भी होते थे, वो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट भी देते थे, और एक और क्या हो जाएगा? नॉन स्पोरिंग भी होते थे। अब यहाँ देखो पायोजेंस में क्या होता है? ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है, यानी ये जो नॉर्मल जो बेसल मीडिया होता है उनके ऊपर ग्रो नहीं करते। इनको क्या चाहिए? सिलेक्टिव मीडिया चाहिए ग्रो करने के लिए। सो इट ग्रोज ओनली इन द एनरिच्ड मीडिया विद ब्लड, सीरम या फिर कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर होता है। तो ओनली एनरिच्ड मीडिया के अंदर ये ग्रो करेंगे। तो देखो ब्लड अगार में क्या करते हैं? पिन पॉइंट कॉलोनीज होती है इनकी, और बीटा हेमोलाइसिस ये शो करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया का इनका नाम याद रखना है कि क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड अगार के ऊपर ये ग्रो करेंगे। अब कल्चर कर दिया तो अब उसको माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो कल्चर माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिखेगी? चेन स्ट्रक्चर दिखेगी, और हैंगिंग ड्रॉप से क्या समझ में आता है? ये नॉन मोटाइल होते हैं। स्टेफाइल भी नॉन मोटाइल थे, एंड ये भी कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम इनके क्या करते हैं? बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैटालेज टेस्ट करेंगे, एंड देन बेसिट्रेसिन टेस्ट करेंगे। कैटालेज टेस्ट क्यों करते हैं? कि ताकि हम इन्हें स्टेफाइलोकोकस से डिफरेंशिएट कर पाएँ। स्टेफाइलोकोकस क्या थे? कैटालेज पॉजिटिव थे, और ये क्या होते हैं? कैटालेज नेगेटिव होते हैं। स्टेफाइल में हमने याद रखा था ना, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ओरियस मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब ये थोड़े रॉयल पर्सन होंगे, यानी इनके तो चांदी चांदी होगी। तो वो जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होते हैं वो क्या थे? कैटालेज पॉजिटिव भी थे, और साथ में क्या थे? कोएगुलेज पॉजिटिव भी थे। ये क्या होते हैं? कैटालेज टेस्ट ये नेगेटिव देते हैं। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट देखो इसमें क्या होता है? इस टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप ए को बाकी सारे ग्रुप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी बेसिकली जो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्टिंग है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को एंड ग्रुप बी को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। इसमें क्या होगा? जो ग्रुप ए जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिट्रेसिन 0.04 यूनिट डिस्क से क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। यानी ये देखो यहाँ पर उनकी सेंसिटिविटी दिखेगी। एंड जो अदर ग्रुप बी होगा वो क्या होता है? रेजिस्टिव होता है। रेजिस्टिव है तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट कर जाएगा यहाँ से। लेकिन जो ग्रुप ए वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिट्रेसिन के सेंसिटिव होते हैं, तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप ए हैं वो बेसिट्रेसिन उनको क्या करेगा? ग्रोथ को इनिबिट करेगा। तो हमें क्या दिखेगा? ये जोन ऑफ इनिबिशन दिखेगा। लेकिन वही अगर हम कोई और ग्रुप देखें तो ऐसा जोन ऑफ इनिबिशन यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा। तो जो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्टिंग है वो क्या करता है? ग्रुप ए को बाकी जो अदर बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। देखो इस तरह से हम ये डिफरेंस का टेबल भी देख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजीन्स होते हैं वो ग्रुप ए के मेंबर हैं, एंड स्ट्रेप्टोकोकन एगलेक्टाई जो होते हैं वो ग्रुप बी के मेंबर होते हैं। ए वाले जो हैं वो क्या होंगे? बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं, बट ये क्या होते हैं? बेसिट्रेसिन को रेजिस्ट कर जाते हैं, यानी बेसिट्रेसिन इनकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर सकता। अब कैंप टेस्ट क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। तो जो पायोजीन्स है वो उसे नेगेटिव देते हैं, एंड एगलेक्टिस जो होते हैं वो कैंप टेस्ट पॉजिटिव देंगे। और ये कॉलोनीज है, इनकी पिन पॉइंट कॉलोनीज आती है, एंड इनकी म्यूकोइड एंड स्लाइटली लार्जर कॉलोनीज आती है। अब देखो कैंप टेस्ट क्या होता है? कैंप टेस्ट
टेस्ट बेसिकली आप समझो कि एक फैक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैम्प फैक्टर होता है। तो जो ग्रुप बी होता है उन्हीं के अंदर ही कैम्प फैक्टर पॉजिटिव होता है। इसमें हम करते हैं कि एक्चुअली सबसे पहले हम क्या लेंगे, ब्लड अगार लेंगे। ब्लड अगार के ऊपर हम बीच में क्या बनाते हैं, एक स्ट्रीक बनाते हैं। और ये स्ट्रीक किसकी होती है, ये स्ट्रीक होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। बीच में स्ट्रीक बना दी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेफाइलोकोकस एगलेक्टिव लगाते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, पायोजीन्स लगाते हैं। अब हमें पता है कि ऑरियस, एगलेक्टी एंड पायोजीन्स तीनों ही कैसे हैं, बीटा हेमोलाइटिक है, यानी ये बीटा हेमोलाइसिस को शो करेंगे। लेकिन जब एगलेक्टी एंड जो ऑरियस, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ये कॉलोनी जो थी वो किसकी थी, एगलेक्टी की थी। यहाँ पर हमने क्या लगाया, ऑरियस। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इनकी दोनों कॉलोनीज मीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एरो शेप्ड हीमोलाइसिस शो होता है, यानी इन्हांस्ड हीमोलाइसिस क्या होगा, इधर शो होएगा। क्यों, क्योंकि एगलेक्टी के अंदर क्या होता है, कैम्प फैक्टर प्रेजेंट होता है। वही अगर हम पायोजीन्स में देखें तो उनमें ऐसा कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, तो उनमें क्या दिखेगा, नॉर्मल जैसा हीमोलाइसिस होता है वही होता है। तो इसलिए ये जो टेस्ट हो गया इसे हम क्या बोलते हैं, कैम्प टेस्ट बोलते हैं। जो कौन देते हैं, ग्रुप बी वाले देंगे। ग्रुप ए वाले जो होते हैं वो कैम्प नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेशन के लिए, तो उसके लिए हम वाइटेक एंड माल्डिटॉफ यूज़ करते हैं। अब इनकी ग्रुपिंग देखते हैं। तो लेंसफेल्ड ग्रुपिंग जो थी वो हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। ये क्या है, एक बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, किसके लिए, ग्रुप ए के लिए। एपिडेमियोलॉजिक स्टडी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और लेंसफेल्ड ने कैसे क्लासीफाई किया था, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन के बेस पे क्लासीफाई किया था। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन को सबसे पहले, और उसके बाद में उनकी टेस्टिंग कराते हैं स्पेसिफिक ग्रुप एंटीसिरा के साथ में। ठीक है, अब टाइपिंग देखें तो हमने हमने किया था कि जो टाइपिंग होती है उसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे स्टैफ में हमने देखी थी दो मेथड होते हैं, फिनोटिपिक मेथड एंड जीनोटिपिक मेथड। वैसे यहाँ पर भी क्या मिलेंगे, दो मेथड मिलते हैं, फिनोटिपिक मेथड एंड जीनोटिपिक मेथड। फिनोटिपिक मेथड में क्या होता है, ग्रिफिथ टाइपिंग यूज़ करी जाती है, एंड जीनोटिपिक में जो हमने देखा था EMM बेस्ड टाइपिंग इनमें होती है। नेक्स्ट अगर देखें इनकी सीरोलॉजी हम क्या से करेंगे, तो सीरोलॉजी के लिए ASO का यूज़, ASO एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। ASO क्या था, एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O। तो हमने देखा था कि एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ पायोडर्मा एंड PSGN क्या होता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन दोनों को छोड़ के हम क्या करते हैं, जो ASO एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें चेक करते हैं ASO टाइटर में, जो क्या दिखती है, एलिवेटेड दिखती है, कितना, मोर देन 200 इंटर यूनिट पर ml। और इनका डिटेक्शन किससे किया जाता है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से या फिर नेफिलोमेट्री मेथड से इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो ये पायोडर्मा और PSGN, वहाँ पर हमने क्या बोला था कि वहाँ पर हम कौन सी एंटीबॉडीज चेक करेंगे, anti-DNase B एंटीबॉडी चेक करते हैं। तो उनका टाइटर कितना होता है, 300 to 350 इंटर यूनिट पर ml। और लास्ट में क्या आता है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, जिसे हम डिस्क डिफ्यूजन मेथड या फिर ऑटोमेटेड MIC डिटेक्शन मेथड से कर सकते हैं। ये जनरल माइक्रो का पार्ट है, तो हम उसके अंदर कवर करेंगे कि इनका प्रोसीजर क्या होता है। ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है फॉर फेरेंजियल इन्फेक्शन, और अभी तक इसके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस तो शो हुआ नहीं है। लेकिन अगर क्या हो, पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो वो क्या रीज़न हो सकती है, या तो नॉन कंप्लायंस की वजह से हो रहा है कि जो आपने कोर्स था वो कंप्लीट 10 डेज़ का कोर्स कंप्लीट नहीं किया हो, या फिर बीटा लैक्टामेज का प्रोडक्शन हो सकता है। सेकंड क्या हो कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एलर्जी कंडीशन दिख रही है थ्रू पेनिसिलिन, तो उनमें क्या दिया जाता है, मैक्रोलिड को दिया जाएगा, सच एज एरिथ्रोमाइसिन। एंड लास्टली देखो जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा, क्लिनिकल सिंड्रोम को कम कर देगा, लाइक ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर देगा, रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर देगा। लेकिन जो PSGN होता है उसके अंदर ये ऐसा कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसी के साथ कंप्लीट लैब डायग्नोसिस हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, अदर बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। थैंक यू।